सोचिए अगर कोर्ट में एक केस सिर्फ इस एक सवाल पर टिका हो कि जो कागज साइन हुआ था वो धोखा था या मजबूरी। एक छोटी सी बात कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तय कर सकती है कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे। और यहीं पर इसी एक पॉइंट पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो ये फर्क समझ ही नहीं पाते। और इसी फर्क को समझने के लिए और उस गलती से बचने के लिए आज हम ये खास चर्चा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। जी हाँ, ये टॉपिक सीधी आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर चुना गया है। आप लोगों ने पूछा और हम हाजिर हैं। तो आज हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत समझौते यानी अग्रीमेंट के जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें समझेंगे। और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, हाँ, काफी भारी लगते हैं। पर हम वादा करते हैं आज की चर्चा के बाद ये आपकी उंगलियों पर होंगे। हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देंगे। तो चलिए इस कानूनी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से। कौन सा? कानून की नजर में ये अग्रीमेंट आखिर होता क्या है? चलिए अग्रीमेंट की बुनियाद से शुरू करते हैं। देखिए, कानून की किताब यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे को कोई प्रस्ताव मतलब प्रपोजल देता है और दूसरा उसे मान लेता है, हाँ, और दूसरा व्यक्ति उसे अपनी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो एक वादा बन जाता है, एक प्रॉमिस। ठीक है। और ऐसे वादे जिनमें दोनों पार्टियों के लिए कुछ लेन देन हो, जिसे हम कानून में कंसिडरेशन कहते हैं, वो मिलकर अग्रीमेंट बनाते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। बताइए। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स अग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको अपनी बाइक 50,000 रुपए में बेचने का ऑफर दिया और आपने खरीदने के लिए हाँ कह दिया, बस हमारे बीच एक अग्रीमेंट बन गया। बिल्कुल, यहाँ आपका प्रस्ताव था, मेरी हाँ स्वीकृति थी, और हम दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। हाँ, मुझे पैसे मिलेंगे, आपको बाइक। एकदम सही। और यही वो मशहूर लाइन आती है जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, और ये एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती है। कौन सी? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, लेकिन हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अग्रीमेंट बनना तो बस पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी, बिल्कुल। पर वो कौन सी जादुई चीज है जो एक आम अग्रीमेंट को एक मजबूत कानूनी तौर पर लागू होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है? यहीं पर अग्रीमेंट्स के अलग अलग प्रकार सामने आते हैं, है ना। कानूनी ताकत तय करती है कि एग्रीमेंट किस प्रकार का है। तो चलिए इसके मुख्य प्रकारों पर आते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हीरो की, यानी वैलिड एग्रीमेंट की। हीरो एग्रीमेंट, हाँ। ये नाम अच्छा है। तो क्या खास बात है इस हीरो में? इसे हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कानून की सारी शर्तें पूरी करता है, खासकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में दी गई शर्तें। अच्छा, सेक्शन 10 की शर्तें? जी, ये पूरी तरह से कानूनी है, और अगर कोई भी पार्टी अपने वादे से मुकर जाए तो दूसरी पार्टी कोर्ट जाकर इसे लागू करवा सकती है। ये वो एग्रीमेंट है जिस पर कानून का पूरा भरोसा है। और ये सेक्शन 10 की शर्तें हैं क्या, अगर आसान भाषा में समझें? आसान भाषा में मतलब दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से राजी हों, उन पर कोई दबाव ना हो। ठीक है, फ्री कंसेंट हो। वो अनुबंध करने के लायक हों यानी बालिग हों, और दिमागी तौर पर स्वस्थ हों। हमारी उम्र सही और बाइक खरीदना बेचना भी लीगल है, तो ये एक परफेक्ट वैलिड एग्रीमेंट है। बिल्कुल। अब हीरो है तो विलन भी होगा। हाँ। और हमारी कहानी का विलन है वॉइड एग्रीमेंट। जैसा कि सेक्शन 2G में बताया गया है, ये एक ऐसा समझौता है जो कानून की नजर में शुरुआत से ही जीरो है। जीरो? हाँ, जीरो। इसे कोर्ट कभी लागू नहीं करवा सकती। इसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं होता, जैसे ये कभी बना ही ना हो। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है किसी नाबालिग मतलब माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट। बिल्कुल। और इसी पर एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है जिसने इस नियम को भारत में हमेशा के लिए, क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर बना दिया। आप बात कर रहे हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष की, 1903 का केस। जी। कहानी कुछ यूं है कि कलकत्ता में एक नाबालिग लड़के धर्मोदास घोष को पैसों की जरूरत पड़ी। उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी एक साहूकार ब्रह्मदत्त के पास गिरवी रखकर 20,000 रुपए का लोन ले लिया। लेकिन धर्मोदास की मां ने साहूकार को पहले ही बता दिया था कि उनका बेटा नाबालिग है, इसलिए यह सौदा ना किया जाए। हाँ, उन्होंने चेतावनी दी थी। फिर भी साहूकार के मैनेजर ने लोन दे दिया। जब लोन चुकाने की बारी आई तो धर्मोदास ने पैसे देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट पहुंच गया। और साहूकार की पत्नी मोहरी बीबी ने केस को आगे बढ़ाया। उन्होंने दलील दी कि कम से कम उनका पैसा तो वापस दिलाया जाए। और यहीं पर
कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या कहा कोर्ट ने? प्रिवी काउंसिल ने कहा कि एक नाबालिग के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो? ये एक लैटिन टर्म है जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। वॉइड अब इनिशियो का सीधा मतलब है शुरुआत से ही शून्य। अच्छा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, यानी कानून ये मानेगा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए साहूकार को अपना पैसा वापस मांगने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो हमारा मेमोरी लॉक ये है। हाँ, जैसे ही आप वॉइड शब्द सुने, दिमाग में 0 आना चाहिए, शुरू से 0। बिल्कुल। अब अगर हम अपने शुरू वाले सवाल पर लौटें, तो अगर किसी नाबालिग से कोई कागज साइन करवाया गया है, तो वहां धोखा या मजबूरी का सवाल ही नहीं उठता ही नहीं। वो एग्रीमेंट तो पैदा ही मरा हुआ था। एकदम सही कनेक्शन बनाया आपने। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और उलझी हुई कैटेगरी पर। कौन सी? वॉइडेबल एग्रीमेंट, जिसे सेक्शन 2I में समझाया गया है। ये वो सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट मरा हुआ नहीं है, बल्कि बीमार है। हाँ, और उसका इलाज एक पार्टी के हाथ में है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा रिमोट कंट्रोल का उदाहरण देती हूँ। अच्छा, बताइए। सोचिए कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक पार्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी यानी जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है। और उस रिमोट में 2 बटन हैं, एक कंटिन्यू का जिससे वो एग्रीमेंट को जारी रख सकता है, और दूसरा कैंसिल का जिससे वो उसे वहीं रद्द कर सकती है। ये पूरी ताकत उस पीड़ित पार्टी के हाथ में होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये रिमोट कंट्रोल मिलता कब है? यहीं पर हमारी शुरुआती कहानी का सस्पेंस खुलता है। धोखा था या मजबूरी? ये रिमोट कंट्रोल तब मिलता है जब किसी की सहमति यानी कंसेंट आजाद ना हो। मतलब सहमति जबरदस्ती, कोअर्जन, धोखे से फ्रॉड या गलत दबाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर ली गई हो। जैसे किसी से बंदूक की नोक पर प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लेना। अच्छा, यहाँ साइन करने वाले के पास रिमोट कंट्रोल आ जाता है। यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे साफ कर लेते हैं। हाँ, जरूर। वॉइड मतलब जो शुरू से ही मरा हुआ है, उसका कोई भविष्य नहीं है। वॉइडेबल मतलब जो अभी जिंदा है, कोमा में है, पर एक पार्टी के पास उसे जब चाहे मारने का यानी रद्द करने का अधिकार है, या फिर उसे जिंदगी देने का भी अधिकार है। बिल्कुल। फैसला पूरी तरह से उस पीड़ित पार्टी का होता है। अब 2 और खतरनाक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं जो अक्सर एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। आप बात कर रही हैं इल्लीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट की। जी। पहले बात करते हैं इल्लीगल यानी अवैध समझौते की। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो समझौते हैं जिनका मकसद ही कोई गैर कानूनी काम करना है। जैसे किसी को मारने के लिए सुपारी देना, या ड्रग्स खरीदने बेचने का अग्रीमेंट करना। ये समझौते सिर्फ शून्य नहीं है, ये कानून के खिलाफ है और इन्हें करने पर सजा भी हो सकती है। रुकिए, एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, वॉइड एग्रीमेंट भी लागू नहीं हो सकता और इल्लीगल एग्रीमेंट भी, तो फिर इल्लीगल को ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक गहरी समझ देता है। देखिए, एक इल्लीगल एग्रीमेंट तो वॉइड होता ही है, मतलब कानून उसे भी 0 ही मानता है। हाँ, लेकिन इसका असर आप कह सकते हैं जहर की तरह फैलता है। इल्लीगल एग्रीमेंट से जुड़े बाकी सभी लेन देन, जिन्हें हम कोलैटरल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, वो भी अपने आप वॉइड हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए ए ने बी को मारने के लिए सी से 1 लाख रुपए उधार लिए। ठीक है। यहाँ ए और बी के बीच सुपारी का एग्रीमेंट तो अवैध है ही, लेकिन ए और सी के बीच उधार का जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अवैध काम के लिए किया गया था। अब सी कोर्ट जाकर अपना पैसा वापस नहीं मांग सकता क्योंकि मुख्य डील ही अवैध थी। समझ गई? मतलब कानून सिर्फ अपराध को नहीं रोकता, बल्कि उस अपराध तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद कर देता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट की। ये क्या भला है? ये वो एग्रीमेंट है जो दिल से तो अच्छा है, मतलब उसका मकसद कानूनी तौर पर सही है, पर किसी छोटी मोटी तकनीकी कमी की वजह से उसे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, कोई टेक्निकल डिफेक्ट? हाँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट बनाया पर उस पर जरूरी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी या उसे कानून के मुताबिक रजिस्टर नहीं करवाया। एग्रीमेंट का इरादा नेक है, दोनों पार्टियां भी सही हैं, पर जब तक वो तकनीकी कमी पूरी नहीं होती आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपने जो कार वाली मिसाल दी थी वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। हाँ, ये एक ऐसी कार की तरह है जिसमें पेट्रोल नहीं है। अच्छा। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इंजन भी बढ़िया है, बस पेट्रोल भरवा लो तो चल पड़ेगी।
जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर सही स्टैम्प ड्यूटी भर देंगे, वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। और आप उसे कोर्ट में लागू करवा सकेंगे। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। हाँ। अब कुछ और खास तरह के एग्रीमेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे कि एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ये बहुत आसान है। एक्सप्रेस मतलब जो बोलकर या लिखकर किया जाए, शब्द साफ साफ बयान किए गए हों। जैसे आप कोई जॉब ज्वाइन करती हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। वो एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट है। और इम्प्लाइड का मतलब है जो आपके व्यवहार या इशारों से समझा जाए, बिना कुछ बोले। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं और मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करते हैं। आपने कहीं साइन नहीं किया या बोलकर वादा नहीं किया कि मैं पैसे दूंगा। हाँ, ये तो है। लेकिन आपका खाना ऑर्डर करने का एक्शन ही एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट बना देता है कि आप बिल चुकाएंगे। एक और उदाहरण है, जैसे आप शहर की बस में चढ़े और कंडक्टर से टिकट खरीद लिया, तो ये एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट है कि बस आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगी। बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी टाइप है कंटिंजेंट अग्रीमेंट, जो सेक्शन 31 में दिया गया है। ये अगर मगर वाले अग्रीमेंट होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये वो समझौते हैं जो भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के होने या ना होने पर निर्भर करते हैं। से वादा करती है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी नुकसान के पैसे देगी। अच्छा। ये अगर वाली शर्त ही इसे कंटिंजेंट अग्रीमेंट बनाती है। एक्सीडेंट का होना एक अनिश्चित घटना है और अगर वो घटना होगी तभी कंपनी का वादा लागू होगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल बिजनेस में भी बहुत होता है। जैसे एक एक्सपोर्टर कह सकता है कि मैं तुम्हें 10 टन कपास बेचूंगा अगर मेरा जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया तो। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार लॉ स्टूडेंट्स को रहता है, एग्जाम कॉर्नर। जी हाँ, लॉ स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान दें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ एग्रीमेंट्स को साफ साफ वॉइड यानी शून्य घोषित किया है। ये लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर सीधे सवाल आते हैं। हाँ, कानून ने खुद ही कह दिया है कि ऐसे समझौते करने की कोशिश भी मत करना, हम इन्हें नहीं मानेंगे। और इन्हें याद रखने के लिए हम कहानी का इस्तेमाल करेंगे। पहला है सेक्शन 26, जो कहता है कि किसी की शादी में रुकावट डालने वाला कोई भी एग्रीमेंट वॉइड है। सोचिए, एक अमीर पिता अपनी बेटी के दोस्त को कहता है, ये लो 10 लाख रुपए और वादा करो कि तुम मेरी बेटी से कभी शादी नहीं करोगे। और लड़का पैसे ले लेता है पर बाद में शादी कर लेता है। हाँ, तो अब क्या पिता कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड था। बहुत अच्छा उदाहरण। दूसरा है सेक्शन 27, जो किसी को कोई भी कानूनी व्यापार या काम करने से रोकने वाले एग्रीमेंट को वॉइड बताता है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, एक मशहूर शेफ आपको अपनी सीक्रेट बिरयानी की रेसिपी सिखाता है, पर आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि आप जिंदगी में कभी भी कहीं भी बिरयानी बनाकर नहीं बेचेंगे। ये तो गलत है। ये आपकी रोजी रोटी कमाने की आजादी पर हमला है, इसलिए कानून इसे वॉइड मानता है। समाज चाहता है कि अच्छी बिरयानी और लोग भी बनाएं। और तीसरा, जो बहुत आम है, सेक्शन 30, सट्टेबाजी। ये सट्टा या बाजी लगाने वाले किसी भी अग्रीमेंट, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट को वॉइड कहता है। मतलब आपने अपने दोस्त के साथ इंडिया पाकिस्तान मैच पर जो 1000 रुपए की शर्त लगाई थी, और अगर वो हारने पर पैसे नहीं देता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कानून की नजर में ये बस हवाई बातें हैं। और इसके पीछे का लॉजिक समझिए तो याद रखना आसान हो जाएगा। क्या है मेमोरी लॉक? मेमोरी लॉक ये है, कानून उन सभी चीजों के खिलाफ है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी जैसे शादी या आर्थिक आजादी जैसे व्यापार या समाज की नैतिकता पर रोक लगाती हैं। इसीलिए ये सब शुरू से ही वॉइड हैं। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकला? सार ये है कि आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा हाँ या ना अलग अलग तरह के समझौते बना सकता है। कुछ चट्टान की तरह मजबूत होते हैं यानी वैलिड, कुछ शुरू से ही बेजान होते हैं मतलब वॉइड, कुछ एक पार्टी के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं, और कुछ तो समाज के लिए जहर की तरह खतरनाक होते हैं, इलीगल। और ये क्लासिफिकेशन ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ की रीढ़ की हड्डी है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में धोखे से बचा सकते हैं। अगली बार जब आप कोई भी कागज साइन करेंगे, चाहे वो किराए का एग्रीमेंट हो या कोई बड़ी डील, तो आप सिर्फ साइन नहीं करेंगे, आप उसके पीछे का कानून समझेंगे। आपको पता होगा कि आपकी सहमति आजाद है या नहीं, और आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। असल में ये सारे नियम सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं, सहमति की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ कंसेंट। अच्छा, कानून एक दस्तखत से ज्यादा आपके दिमाग की स्थिति को महत्व देता है। वॉइड और वॉइडेबल के बीच का फर्क असल में कानून का ये पूछने का तरीका है कि क्या सहमति दी ही नहीं गई थी या फिर सहमति चोरी कर ली गई थी। बिल्कुल। और इस
एक सवाल में ही कॉन्ट्रैक्ट कानून का पूरा ड्रामा छिपा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिर्फ एक बेहतर स्टूडेंट ही नहीं, एक जागरूक नागरिक भी बन गए हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस चर्चा में आपको सबसे जरूरी बात क्या लगी और अगला कौन सा कानूनी टॉपिक आप इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहेंगे। आप सुन रहे थे वकील साहब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें